हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जीएसटी का क्लास चल रहा है और ये तीसरा वीडियो है। पार्ट 3 है जीएसटी का, जो आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। बच्चों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो अपकमिंग वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बच्चों, पार्ट 1 और वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग अब तक समझ चुके हैं कि जीएसटी इंडिया में बेसिकली कैसे काम करता है, कौन कौन से टैक्सेशन जीएसटी में चार्ज किए गए हैं, जैसे कि एसजीएसटी है, सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। इनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कैसे एसजीएसटी लगेगा, कैसे सीजीएसटी लगेगा, कहाँ आईजीएसटी लगेगा, कहाँ यूटीजीएसटी लगेगा, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। जीएसटी का परिभाषा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है, हम लोग उसके बारे में भी जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 2 वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उन वीडियो को भी देखकर समझ सके। तो बच्चों, आज जो हमारा बेसिकली जो वीडियो है वो आपको जीएसटी के आर्टिकल पे है। आर्टिकल कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल जीएसटी के लिए लाया गया था उनके बारे में है। और ये जो ओल्ड आर्टिकल का मतलब है कि ये वो आर्टिकल है जो जीएसटी के आने से, इंडिया में इम्प्लीमेंट होने से पहले के थे। मतलब ये आज भी उसी तरीके से है। और हमारा ये जो आर्टिकल है, ये जब जीएसटी फाइनली रिलीज़ होने वाला था तो उससे पहले अगर जो भी हमारे देश के जानकार थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो उनके सलाहकार थे, उनको ये लगा कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेज होने चाहिए एज़ पर डिमांड, तो आप उनको सर इस तरीके से चेंज करो। तो खैर, उस तरीके से ये आपको न्यू आर्टिकल दी गई कि जीएसटी में और कुछ आर्टिकल जोड़ने चाहिए, और अमेंड के डिटेल ये हो गए। यानी मैंने बताया था आपको कि जीएसटी के अंदर टोटल 18 आर्टिकल कवर है। 448 टोटल आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 448 टोटल 448 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि 18 आर्टिकल जीएसटी के अंदर आते हैं। तो अब यहाँ आप देखिए कि 7 आर्टिकल जो है वो ओल्ड आर्टिकल है, न्यू आर्टिकल जो है वो 5 है, और 6 आर्टिकल जो है वो अमेंडमेंट आर्टिकल है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बताएंगे कि 245 में क्या है, 246 क्या है, 248 क्या है, 254 क्या है, 265 क्या है, 270 क्या है, 271 क्या है। इसके बारे में ही चर्चा करेंगे आने वाले अगले कुछ वीडियो में, और देखते हैं इस वीडियो हम लोग कहाँ तक कवर कर पाते हैं। लेकिन बेसिकली जो आते हैं आर्टिकल, जिसको तो आज रिवीजन करना ही होगा, ये हम रिवीजन करेंगे आज। ये 5 आर्टिकल, क्योंकि ये 5 आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से एक है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और इस पे डिटेल में इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल में संविधान में क्या कहा गया है। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और इसी को लेकर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, हम लोग पहला आर्टिकल जो है जिस पे अभी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल
245 आर्टिकल 245 क्या कहता है? तो बच्चों आर्टिकल 245 कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉस मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 245 यह डिफाइन करता है कि स्टेट या सेंट्रल कहाँ तक लॉ बना सकती है, उनका क्राइटेरिया कहाँ तक का है। आर्टिकल 245 ये क्लियर करता है कि स्टेट और गवर्नमेंट कहाँ तक लॉ बना सकती है। तो कहाँ तक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ झलक दिया था कि शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ठीक है बच्चों? और लिस्ट 1 है सेंट्रल का, लिस्ट 2 है स्टेट का और लिस्ट 3 है बोथ। ठीक है बच्चों? अब सेंट्रल कहाँ तक लॉ बनाएगी? तो मैंने इसमें आपको बताया था होल ऑफ इंडिया, याद आ रहा है बच्चों? या फिर पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल जो पार्लियामेंट है, मतलब सेंट्रल का मतलब क्या बच्चों? पार्लियामेंट है ना। क्योंकि सेंट्रल में जो टैक्स बनाती है, टैक्स की लॉ बनाती है, वो आपको पार्लियामेंट है, और स्टेट में जो लॉ बनाती है वो स्टेट असेंबली है। कोई दिक्कत बच्चों? है ना? सेंट्रल में जो लॉ बनाती है वो पार्लियामेंट है, और स्टेट में जो लॉ बनाती है स्टेट असेंबली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राइट है वो होल ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि स्टेट में कहीं भी, सॉरी माफ कीजिएगा, होल ऑफ मतलब इंडिया में कहीं भी, और पार्ट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के किसी भी भाग में राइट है सेंट्रल यानी पार्लियामेंट को लॉ बनाने का। वहीं स्टेट का राइट है बच्चों होल ऑफ स्टेट, होल ऑफ स्टेट या पार्ट ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चों? तो अब जरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जो आर्टिकल 245 कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉस, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को कहाँ तक
टैक्स बनाने का राइट है उनके पास में, यह जो जिस आर्टिकल में क्लियर हुआ है वह 245 आर्टिकल है। कोई बच्चों कोई दिक्कत? यानी यही जो 245 आर्टिकल है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है। कोई दिक्कत? 245 कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ तक लॉ बनाने का पावर है और स्टेट को कहाँ तक राइट है। ओके बच्चों, आर्टिकल 245 क्या है आप सबको समझ आ गया ना? ठीक है। अब अगली आर्टिकल है बच्चों 246। ठीक है, अब इस आर्टिकल को यहां इसको मैं चेंज करता हूं, बाकी इसी पे समझ जाओगे आगे भी आप। या फिर एक काम करते हैं ना, दोनों में समानता बताते चलते हैं। 245 और इस साइड हम कर देते हैं यहां पे, अगला आर्टिकल है 246। ठीक है बच्चों, अगला आर्टिकल है 246। 246 में कहा गया बच्चों कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, क्या दिया है बच्चों? सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ क्या कहा है कि किस मुद्दे पे लॉ बनाएगी, किस मुद्दे पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और किस मुद्दे पे स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी। ये जहां डिफाइन किया गया है बच्चों वो आर्टिकल 246 में है। तो अब अगर मानो हम पूछे कि भैया आर्टिकल 246 आप मुझे ये बताओ कि आप किन किन मुद्दों पे लॉ बनाओगे, तो बहुत आसान जवाब है कि यहाँ जस्ट डिफाइन किया हुआ है कि लिस्ट 1 जो है वो पार्लियामेंट का है, लिस्ट 2 स्टेट असेंबली का है। यानी लिस्ट 1 में जो भी सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट पे जो टैक्स बनाएगी वह पार्लियामेंट होगी, जो लॉ बनाएगी वो पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल 246 में लिस्ट 1 में जो भी सब्जेक्ट हैं उस पे जो लॉ बनेगी वो सेंट्रल बनाएगी, और स्टेट 2 में जो भी सब्जेक्ट है उस पे जो लॉ बनेगा वो स्टेट असेंबली बनाएगी। तो अब ये इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आर्टिकल 245 कहता है कि स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट इंडिया में कहाँ तक लॉ बनाएगी, और आर्टिकल 246 कहता है कि सब्जेक्ट है जो मुद्दा है उस पे जो सब्जेक्ट है जो मुद्दा है उसमें कौन कौन मुद्दे पे आर्टिकल 246 के थ्रू लॉ बनेगी। कहने का मतलब कि लिस्ट 1 में जो भी मुद्दा आए हैं उस पे सेंट्रल लॉ बनाएगी, और स्टेट 2 में जो मुद्दा है वो आपको आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग क्लियर है। तो कहने का मतलब अब लिस्ट 1 में क्या है, लिस्ट 2 में क्या है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी सिंपल सा समझ लीजिए कि लिस्ट 1 में जो भी मुद्दा आएगी वो सेंट्रल का है, लिस्ट 2 में जो आएगा वो स्टेट का है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 82 से इनकम टैक्स आया है, 83 से कस्टम आया है। ये दोनों चीज़ सेंट्रल लेवल का टैक्स है, और सेंट्रल लेवल का टैक्स है तो उस सेंट्रल टैक्स को बनाने वाली उनमें क्या क्या सब्जेक्ट डालना है उन मुद्दों को क्लियर करने वाली हमारी पार्लियामेंट है। तो वो आर्टिकल 246 के थ्रू आएगा कि सब्जेक्ट क्या मैटर करता है ये। तो अब चलते हैं बच्चों, अभी कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो, मे बी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मुझे आर्टिकल 246 का ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दो और 246 का ये चीज़ क्लियर करो। 245, 246 ये अभी हम आपको बेसिकली इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो बच्चों अगला आर्टिकल है आर्टिकल 248।
इसको मिटाए बच्चों। ठीक, याद रखना बच्चों कि जो भी टैक्स है या तो वो लिस्ट 1 में है या फिर लिस्ट 2 में है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जो भी टैक्स है वो लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है। लिस्ट 3 में कोई भी टैक्स नहीं है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं आता। इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे क्योंकि इसमें कोई टैक्स ही नहीं है। जितने भी टैक्स है या तो वो लिस्ट 1 से है या तो लिस्ट 2 से है। अब हो सकता है कुछ बच्चे परेशान हो गए, सर आप बता दें जीएसटी जो है वो दोनों मिला के लाई है, तो फिर इसमें टैक्स कहाँ गया, फिर इसमें टैक्स क्यों नहीं आया। तो बच्चों जीएसटी जो है वो नए आर्टिकल से आई है। जो नया आर्टिकल आया था आर्टिकल 246 से, हम उस पर भी चलेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक क्लियर करते हैं। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है आर्टिकल 245 और 246 के बीच में। आर्टिकल 245 हो गया कि इंडिया में कहाँ तक लॉ बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल मनी पार्लियामेंट और स्टेट यानी स्टेट असेंबली, कहाँ तक उनके पावर है, कहाँ तक लॉ बनाने का, ये 245 में। 246 में हो गया कि किन किन मुद्दों पर लॉ बना सकती है। यानी वो मुद्दा जो लिस्ट 1 में है उस पर पार्लियामेंट बनाएगी, वो मुद्दा जो लिस्ट 2 में है उस पर स्टेट असेंबली बनाएगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं अगली आर्टिकल। जो आर्टिकल आपको है आर्टिकल 248। तो बच्चों आर्टिकल 248 जो है वो आपको है रेसिडरी आर्टिकल। क्या है बच्चों? रेसिडरी आर्टिकल। अब वो आर्टिकल क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर वो आर्टिकल जो आपने 245 कहा उसमें आपने कहा कि एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, तो ये भी था, लिखते जाइए आप। चलिए कोई इशू नहीं बच्चों। आर्टिकल 245 बच्चों आर्टिकल 245 क्या कहता है कि एक्सटेंट ऑफ लॉ, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लॉ, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है बच्चों। दूसरा है आर्टिकल, ये क्या कहता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 246 कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है बच्चों। अगला आर्टिकल है
आर्टिकल 248। बच्चों आर्टिकल 248 जो है ये रेसिडरी आर्टिकल है। ठीक है बच्चों, रेसिडरी आर्टिकल। ये आर्टिकल का मतलब बच्चों कि हमने बताया था आपको लिस्ट 1 में शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट आती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। उसमें टोटल 97 एंट्री है, जिसमें कि 96 एंट्री जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक से मतलब हो गया कि उन 96 एंट्री में कोई ना कोई सिंगल डिटेल्स बिल्कुल डिफाइन है कि इसके लिए वो एंट्री नंबर है। ठीक है, तो और 97 नंबर जो एंट्री है उससे बचे कुचे टैक्स, जो भी टैक्स बनेंगे वो एंट्री नंबर 97 से ही इंडिया में आएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी टैक्स बनेंगे वह लिस्ट नंबर 1 के एंट्री नंबर 97 से ही आएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। बच्चों इंडिया में जितने बचे हुए टैक्स हैं जो लिस्ट 1 के एंट्री नंबर 97 से आते हैं, जिसको बनाने वाली पार्लियामेंट है। ठीक है बच्चों, अब अगली जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 254। अब ये जो आर्टिकल है बच्चों, ठीक है, ये सबसे मजेदार है। अब इसमें मजेदार वाली बात क्या है जो ये समझना, आर्टिकल 245 इसने ये कह दिया कि ठीक है एक्सटेंट लॉ जो भी होगा, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, और आर्टिकल 248 भी कह दिया कि ठीक है सब्जेक्ट जो भी मैटर करती है, जिन मुद्दों पे टैक्स बनेगी, ठीक है, तो वो किन किन मुद्दों में बनेगी ये डिफाइन कर दिया। और लिस्ट 3 में मैंने ये कहा कि अब उसमें कोई टैक्स नहीं आता है, लेकिन अगर उसमें कोई टैक्स अगर जाता है तो वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के इंटरफेयर करने के बाद ही बनेगा, दोनों की सहमति के बाद ही बनेगा। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रहा हूं ये सभी जो अभी यहां पे मैं बता रहा हूं ये सारे हमारे ओल्ड आर्टिकल थे। ठीक है बच्चों, ये जो सारे आर्टिकल हैं ये ओल्ड आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो बता रहा हूं बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMP
इसमें ये आपको एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों, अब जैसा कि हमने बताया कि लिस्ट 1 में जो टैक्स है वो सेंट्रल बनाएगी, लिस्ट 2 में जो है स्टेट बनाएगी, लिस्ट 3 में स्टेट और सेंट्रल दोनों की सहमति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, जहाँ सहमति और दोनों की बात आती है वहाँ तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, दोनों के बीच में असहमति भी हो सकती है, हो सकता है ना। जहाँ दो आदमी मिलेंगे, हो सकता है दोनों की राय आपस में ना मिले, तो वहाँ क्या करता है, तीसरे को आके बीच बचाव करना पड़ता है। कुछ यही डिटेल्स, कुछ इसी प्रकार से की बात जिस आर्टिकल में क्लियर की गई है वो आर्टिकल है आर्टिकल 254। 244 में क्लियर शब्दों में बच्चों कहा गया है कि who will prevail if the conflict between state assembly or parliament। Who will prevail if any conflict between state assembly और पार्लियामेंट। मतलब अगर स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन बीच बचाव में आएगा, कौन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देगा। इसके बारे में जो लिखा गया है वो आर्टिकल 254 में है। तो बच्चों, अब आपको हम बता दें कि अगर दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो प्रिवेल करेगी, जो बीच में आएगी, वह बच्चों पार्लियामेंट होगी। अब बच्चों समझ आया आपको क्यों जब मैं कह रहा था कि जीएसटी एंट्री नंबर 97 से क्यों नहीं आया। शायद बहुत बच्चों के माइंड में ये चीज अब क्लियर हो गया होगा। मैंने लिखा था कि एंट्री नंबर 97 जो कि शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 से सारे बचे कुचे टैक्स आते हैं, लेकिन वो टैक्स लिस्ट नंबर 97 से नहीं आया। उसका रीज़न ये था कि जो विपक्ष में जो बैठे हुए थे, जो सरकार, उन्होंने कहा कि देखो भैया, आप तो बता दिए कि 17 टैक्स टोटल ख़त्म हुए, 9 आपके टैक्स ख़त्म हुए सेंट्रल के और 8 हमारे टैक्स ख़त्म हुए। तो जब 8 हमारे टैक्स भी ख़त्म हुए तो उसमें बराबर का हिस्सेदार हमें भी बनाओ, ठीक है। जो चीज़ डिसीजन आप लोगे उसमें हमारी भी सहमति होनी चाहिए। मोदी जी ने जेटली जी से बात करा, बोला ठीक है, लिस्ट 1 तो हो गया सेंट्रल का, लिस्ट 2 हो गया स्टेट का, लिस्ट 3 से हम जीएसटी लाएंगे जहां पे स्टेट और सेंट्रल दोनों की सहमति से टैक्स बनेगा। तो ठीक है, लिस्ट 3 से बात चली, राहुल जी खुश कि मोदी जी हम मेरी बात मान गए और वो अब जीएसटी लिस्ट 3 से लाने को तैयार हैं। उन्होंने ये बात जाके अपनी मम्मी को बताई
कि मम्मी मोदी जी को मैंने कहा था कि लिस्ट 3 जीएसटी ऐसा लाइए जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का बराबर का हक हो, और मोदी जी लिस्ट 3 से मान गए हैं। तो वहाँ पे उनकी मम्मी बताती है कि बेटा तूने आर्टिकल नहीं पढ़े, तूने लिस्ट 3 के बारे में नहीं पढ़ा, तूने आर्टिकल 254 नहीं पढ़ा।